फ्रेंड्स, जिलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो हम माइनर की सीरीज कर रहे हैं, अब हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ के चल रहे हैं हम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट कर रहे थे, उसके आज हम पार्ट 2 को करेंगे। पार्ट 1 हम पहले देख के आ चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने देखा था इस एक्ट की इंडेक्स को देखा था, फिर महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे, संवैधानिक प्रावधान देखे थे, मानव अधिकार से उसको कनेक्ट किया था। उसके बाद हमने चैप्टर 1 देखा था, चैप्टर 2 देखा था, चैप्टर 3 देखा था। ऐसे करके हम सेक्शन 8 तक हम कवर करके आ चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में, जो करता है परिवार के बारे में बात, यानी कि कंप्लेंट के बारे में बात कर रहा है। कंप्लेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कंप्लेंट के बारे में जो बात कर रहा है वो बता रहा है कि सेक्शन कवर कर रहा है 9 से लेके 11 तक। 9 से लेके 11 तक कवर कर रहा है परिवार के बारे में। तो जो सबसे पहला इसका सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। क्या करता है कि कोई व्यथित महिला होगी। व्यथित महिला को हमने कहाँ पे देखा था? जब हम पार्ट 1 करे थे तो हमने देखा था सेक्शन 2A आया था। सेक्शन जो 2A आया था वो बात कर रहा था व्यथित महिला की, यानी कि एग्रीव्ड वुमन की, पर्सन की। फिर उसके बाद आता है कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होने पर। कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पे अगर क्या होता है, उसका लैंगिक उत्पीड़न होता है, तो जो घटना हुई है उसके 3 मास के अंतर्गत, ठीक है, क्या करेगी? परिवाद करेगी। लेकिन उससे पहले क्या होगा, अगर कई घटनाएं हो गई हैं तो जो अंतिम घटना हुई है उसके 3 मास के अंतर लिखित में क्या करेगी? आंतरिक समिति को, और अगर आंतरिक समिति नहीं हो तो स्थानीय समिति को परिवाद कर सकेगी, ठीक है। फिर इसमें एक परंतु दे रखा है, वो क्या बोल रहा है कि अगर लिखित में परिवाद ना किया जा सके तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का जो अध्यक्ष या सदस्य होगा महिला को लिखित में परिवाद करने की एक सहायता उपलब्ध कराएगा। और उपयुक्त जो अगर पर्याप्त कारण है, एक और परंतु है इसमें जो बोल रहा है कि अगर पर्याप्त कारण होगा तो जो 3 मास की अवधि थी कि भाई घटना के 3 मास के अंतर्गत उसको परिवाद करना था, उसका क्या किया जा सकेगा? विस्तार किया जा सकेगा, ठीक है। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वो बताता है कि भाई जहाँ व्यथित महिला अपनी शारीरिक या मानसिक असामर्थ्य या मृत्यु के कारण क्या होगी, परिवाद करने में अगर असमर्थ होगी, तो जो उसका विधिक वारिस होगा, ठीक है, जो व्यथित महिला होगी शारीरिक, मानसिक या मृत्यु या किसी अन्य कारण से अगर परिवाद करने में असमर्थ है, तो जो विधिक वारिस होगा या कोई अन्य व्यक्ति होगा वो भी इसके पक्ष में क्या कर सकता है? परिवाद दायर कर सकता है। अब बात करते हैं सुलह की, कि जब परिवाद हो गया तो फिर वो बात करते हैं क्या इन दोनों के बीच में, यानी कि व्यथित महिला और प्रत्यर्थी के बीच में सुलह की जा सकती है? तो सेक्शन 10 बोलता है कि भाई निम्न परिस्थितियां दे रखी है तब तो सलाह हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो सेक्शन 10 हमको बोल रहा है कि आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के द्वारा, जब हम सेक्शन 11 आएगा इसके बाद, तो जांच शुरू होगी। तो जांच शुरू होने से जस्ट पहले क्या होगा, अगर व्यथित महिला अनुरोध करती है तो प्रत्यर्थी और महिला के बीच क्या किया जा सकेगा? सुलह किया जा सकेगा और मामले का निपटारा किया जा सकेगा। परंतु ऐसा माना गया है कि यहाँ पर जो धन संबंधी सुलह नहीं होगी कि भाई पैसे वैसे देके मामले को निपटा दो, ये वाली बात नहीं बोल रहा है ये। मतलब जो जनरली सुलह होती है ये उसकी बात कर रहा है। अब बात करता है कि अगर 10-1 के अनुसार अगर समाधान हो जाए तो क्या करेगा कि जो आंतरिक समिति होगी, इंटरनल कमेटी होगी, और स्थानीय समिति जो होगी, लोकल कमेटी, क्या करेगी? इस समाधान को, सुलह को अभिलिखित करेगी और जिला अधिकारी और नियोजक को सिफारिश के लिए भेज देगी। जब फिर ये सिफारिश के लिए भेज देगी तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के द्वारा जो प्रतियां होगी वो प्रत्यर्थी और व्यथित महिला को दी जाएगी। और फिर इसके बाद क्या होगा, आगे जांच नहीं की जाएगी। मतलब कि सेक्शन जो 11 आएगा जांच वाला, वो इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब तो सुलह तो हुई नहीं, सुलह नहीं हुई तो जांच होएगी। अगर क्या होता, सुलह हो जाती उन लोगों के बीच में, तो हम जांच का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाते। पर वहां पे तो सुलह हुई नहीं, सुलह नहीं हुई तो आ गया सेक्शन 11। सेक्शन क्या बोल रहा है? जांच करो। कैसी जांच करो? परिवाद के बारे में जांच करो। जो कंप्लेन हुई है उसके बारे में आप कीजिए जांच। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो हमको बोलता है कि भाई अगर सेक्शन 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी सुलह के प्रोविजन को रहते हुए, यथास्थिति क्या करेगी? आंतरिक समिति या जो स्थानीय समिति होती है, या फिर क्या होता है, कोई जो प्रत्यर्थी होता है, कोई कर्मचारी,
चलिए एक बार दोबारा देखते हैं कि इसका फर्स्ट पॉइंट आखिर हमें बोल क्या रहा है। इसका फर्स्ट पॉइंट हमको बोल रहा है कि कोई जो आंतरिक समिति होगी या जो स्थानीय समिति होगी, यदि प्रत्यर्थी कर्मचारी को या तो सेवा नियमों के अधीन या सेवा नियमों के मतलब अगर सेवा नियम नहीं है तो अन्यथा क्या करेगी, परिवाद के संबंध में जांच करने की कार्रवाई करेगी। और अगर कोई घरेलू कर्मकार है, उस दशा में क्या होगा, जो लोकल कमेटी होती है वो क्या करेगी, अगर प्रथम दृष्टया मामला लग रहा हो, यानी कि देखते ही ऐसा मामला लग रहा है जो आईपीसी के सेक्शन 509 के या अन्य उपबंधों के अधीन विद्यमान है, तो क्या करेगी, 7 दिन के अंतर्गत पुलिस को परिवाद भेजेगी। फिर क्या होगा कि जहां व्यथित महिला आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को बताती है कि जो प्रत्यर्थी था, रिस्पोंडेंट था, उसने क्या किया, सुलह का पालन नहीं किया, तो आंतरिक समिति और स्थानीय समिति जो होगी वो जांच करेगी और पुलिस को परिवाद भेजेगी। और दोनों पक्ष अगर कर्मचारी हैं तो उनकी स्थिति में क्या होगा, जांच चालू रहने के दौरान उनको सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा और जो निष्कर्ष की प्रति होगी वो दोनों पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी। फिर इसके बाद बोल रहा है कि आईपीसी के सेक्शन 509 की किसी बात के होते हुए भी न्यायालय द्वारा सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग व्यथित महिला को प्रतिकर देने का आदेश दिया जाएगा यदि प्रत्यर्थी को दोषी ठहराया जाता है। तो सेक्शन 15 क्या बोल रहा है, प्रतिकर के आदेश के बारे में बात कर रहा है। अब आगे बात करते हैं कि कार्रवाई करने के लिए आंतरिक समिति और स्थानीय समिति की वही शक्तियां होगी जो सीपीसी के अधीन किसकी होती है, सिविल कोर्ट की होती है। सिविल कोर्ट क्या क्या कर सकता है, समन करना, शपथ करना, कोई परीक्षा करना, दस्तावेजों का प्रकटीकरण करना, निरीक्षण करना और अन्य विषय जो विहित किए जाए। और जांच को कितने दिन में पूरा किया जाएगा, जांच को 90 दिन में पूरा किया जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर बात कर रहा है परिवाद के बारे में जांच, जो कि है चैप्टर 5 बात कर रहा है, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, चैप्टर 5 बात कर रहा है कि सेक्शन 12 से जो 18 होते हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। सबसे पहला जो सेक्शन आता है सेक्शन 12 क्या बोलता है, जांच के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई। इसका मतलब हुआ एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। भाई जांच लंबित है तो क्या कार्रवाई की जाएगी, भाई अगर जांच लंबित है तो फिर क्या किया जाएगा कि जो व्यथित महिला होगी, जो व्यथित व्यक्ति होगी, महिला होगी, उसके अनुरोध पर क्या करेगी, आंतरिक समिति और स्थानीय समिति क्या करेगी, नियोजक को सिफारिश करेगी। किस चीज की सिफारिश करेगी, कि या तो उसका स्थानांतरण कर दिया जाए, मतलब कि किसी अन्य कार्यस्थल पर उसका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर कर दिया जाए, या फिर क्या करेगा, उसको क्या किया जाएगा, 3 मास की छुट्टी मंजूर की जाएगी, ठीक है, और जो उसको कोई अन्य राहत होगी वो दी जाएगी। पर जो इसका सेकंड पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि जो मंजूर छुट्टी होगी, उसको जो 3 मास की छुट्टी दी जाएगी वो अतिरिक्त होगी। अतिरिक्त मतलब जो जैसे जनरल सबको छुट्टी मिलती है वैसी तो होगी, साथ में 3 मास उसको अलग से मिलेगा। 3 मास की छुट्टी दी गई और जो जनरल जैसे सबके लिए छुट्टी आ रही है वो छुट्टियां मिलती है वो भी उसको मिलेगी। और इस तरीके की जो सिफारिश होगी उसको नियोजक के द्वारा पूरा किया जाएगा और जांच की किसके रिपोर्ट को किसको दिया जाएगा, आंतरिक समिति और स्थानीय समिति को इसकी रिपोर्ट को भेजा जाएगा। अब बात करते हैं जांच की रिपोर्ट क्या होता है। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जांच पूरा होने पर जो आंतरिक समिति होगी और लोकल कमेटी जो होगी अपनी जो एक रिपोर्ट बनाएगी और जो रिपोर्ट होगी इसको भेजेगी, या तो नियोजक को भेजेगी या जिलाधिकारी को भेजेगी। और जांच पूरी होने के बाद क्या होगा, 10 दिन के अंतर्गत रिपोर्ट जो होगी वो पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी। फिर जो इसका सेकंड पॉइंट आता है वो हमको बोलता है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अगर अभिकथन साबित नहीं हुआ तो कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, मतलब नो फर्दर प्रोसीडिंग्स। फिर क्या होता है, अगर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अगर कथन साबित हो गया तो क्या होगा, सेवा नियमों के अनुसार या अन्य किसी रीति से लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्यवाही की जाएगी। लैंगिक उत्पीड़न हमने कहाँ पढ़ा है, 2N के अंतर्गत पढ़ा है और सेक्शन 3 में भी हमने कहा था कि 2N और सेक्शन 3 को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप ये बात याद रखा। फिर आता है प्रत्यर्थी कहाँ पढ़ा था हमने, प्रत्यर्थी को हम पढ़ के आए थे 2M में, मैं प्रत्यर्थी। व्यथित महिला हमने कहाँ पढ़ा था, व्यथित महिला को हमने पढ़ा था 2A के अंतर्गत, ठीक है। वो क्या करेगी, प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला विधिक वारिस को प्रतिकर की तरह मतलब जो सेक्शन 15 में प्रतिकर का आदेश दिया जाता है उसकी बात कर रहा है, कटौती करके। और अगर ऐसी कटौती नहीं की जा सकती तो प्रत्यर्थी राशि का संदाय करेगा, व्यथित महिला को उस राशि का संदाय करेगा। और या फिर क्या होगा, जो जिला अधिकारी भू राजस्व से उसकी राशि का संदाय करने के लिए कह सकता है। फिर बात आता है जो नियोजक और जिला अधिकारी होंगे वो 60 दिन के भीतर अपनी ऐसी कार्यवाही को पूरा करेंगे। अब आता है सेक्शन 14 कहता है मिथ्या
या दोषपूर्ण परिवाद या मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। कैसा होगा? उचित व विहित रीति से कार्यवाही की जाएगी। फिर सेक्शन 15 आता है प्रतिकर का अवधारण। भाई प्रतिकर का अवधारण कैसे किया जाएगा? निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर सेक्शन 13(1) क्लोज 2 के अंतर्गत राशि का संदाय किया जाएगा। किस किस चीजों को याद किया जाएगा? कि भाई कोई मानसिक यातना हुई हो, किसी व्रति का हास हुआ हो, कोई चिकित्सक के व्यय हो, प्रत्यर्थी की आय और उसकी वित्तीय परिस्थिति क्या है, किस्तों में संदाय कर सकता है या नहीं, यही बात कर रहा है। फिर बात करता है सेक्शन 16। जब हमने देखा था भाई जो अधिकारी वगैरह अपॉइंट हो रहे थे, आंतरिक परिवार समिति के सदस्य, स्थानीय परिवार समिति के सदस्य, तो कह रहे थे कि भाई सेक्शन 16 का उल्लंघन ना किया हो। सेक्शन 16 का उल्लंघन, आखिर ये सेक्शन 16 क्या है? सेक्शन 16 बताता है कि परिवाद की अंतर्वस्तु और जांच कार्रवाइयों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि चाहे से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, फिर भी क्या होगा, परिवार की अंतर्वस्तु, कोई व्यथित महिला, प्रत्यर्थी और साक्ष्यों की पहचान, पते, सुलह वगैरह हो गई, कोई जांच की कार्रवाई हो गई, इस तरीके की जो भी कार्रवाई वगैरह होगी उनको क्या 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 नहीं किया जाएगा, उनको मीडिया में नहीं लाया जाएगा, प्रकाशित नहीं किया जाएगा। परंतु क्या बोल रहा है कि जहाँ व्यथित महिला और उसके साक्ष्यों के नाम, पते, पहचान और उनके पहचान करने वाली जो अन्य विशिष्टियां होगी, वो क्या होगा, उनको प्रकट किए बिना किसी तरीके का प्रसार किया जा सकता है। सेक्शन 16 बोल रहा है। फिर आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 बोलता है परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्रवाइयों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शास्ति। शास्ति का मतलब हो गया दंड। कैसा दंड दिया जाएगा? कि भाई क्या करेगा, यदि कोई व्यक्ति है जो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग उपबंधों का उल्लंघन करता है और जहां इस अधिनियम के अधीन जांच कार्रवाई, परिवाद, सिफारिश आदि का काम सौंपा गया है और अपना काम सही तरीके से नहीं करता है, सेवा नियमों को फॉलो नहीं करता है, और जहां सेवा नियम नहीं होंगे तो विहित रीति से क्या किया जाएगा, उसको शास्ति दी जाएगी, यानी कि दंड दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 बताता है अपील के बारे में। अपील के बारे में क्या बोल रहा है कि व्यथित व्यक्ति न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकता है। अब अपील किन किन मामलों में की जाएगी ये बता रहा है कि अपील की जाएगी 13(2) के दिन। प्रत्यर्थी के विरुद्ध अगर अभिकथन साबित नहीं है तो आगे कार्यवाही नहीं होगी। 13(3) का 1(2) कहता है प्रत्यर्थी के अभिकथन साबित है तो लैंगिक उत्पीड़न के लिए और प्रतिकर के संदाय के लिए कार्यवाही होगी। फिर 14(1) क्या कहता है? 14(1) का 2 कहता है मिथ्या देशपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड दिया जाएगा। और सेक्शन 17 तो आपने देखा ही है कि भाई कार्यवाहियों के प्रकाशन सार्वजनिक करने के लिए जो शास्ति है उसके बारे में बता रहा है। और जो अपील होगी वो कितने दिन में पूरी की जाएगी? अपील को पूरा किया जाएगा 90 डेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 अकेले सेक्शन को लेके बैठा है जो है नियोजक के कर्तव्य। क्या बोल रहा है? ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। क्या होगी नियोजक की ड्यूटी? टोटल कितने पॉइंट है इसके अंतर्गत? इसमें टोटल जो पॉइंट हैं वो है 10। 9 और 1 मिला के बनते हैं 10, तो यहाँ पे भी पॉइंट है 10। 19 के अंतर्गत पॉइंट है 10। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट बोलता है वो हमको ये बोलता है कि जो नियोजक होगा वो क्या करेगा? कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी होगी, यानी कि सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद करेगा आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल पर किसी भी स्थान पर प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब कि हो गया वो प्रदर्शन करेगा। किसका करेगा? जो भी भाई आंतरिक समिति वगैरह होगी वो जो आदेश देगी उसको कार्यस्थल पर कहीं पे भी चिपका देगा, प्रदर्शित कर देगा। फिर आता है कि भाई क्या करेगा? कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? यथास्थिति आंतरिक समिति और स्थानीय समिति परिवादों को कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे पहले सुरक्षा दे रहा था, फिर प्रदर्शन कर रहा था किस चीज का? जो आंतरिक समिति के द्वारा आदेश पारित किया गया है उसका। फिर जो इस संबंध में क्या होगी, कोई कार्यशाला या जागरूकता प्रोग्राम होंगे उनकी बात कर रहा है। और फिर क्या होगा? प्रत्यर्थी या साक्ष्यों की उपस्थिति में सहायता करेगा। क्या करेगा कि आंतरिक समिति या जो स्थानीय समिति होती है उनके समक्ष क्या करेगा? प्रत्यर्थी और साक्ष्यों को उपस्थित करने में सहायता करेगा। फिर इसके बाद क्या किया जाएगा? सेक्शन 9(1) के दिन परिवाद करने के संबंध में जानकारी देगा। 9(a) में था ना भाई, व्यथित महिला थी वो परिवाद कर रही थी, वो वाली बात बोल रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा? आईपीसी और किसी अन्य एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगा? अपराध के संबंध में परिवाद करने की सहायता करेगा। फिर इसके बाद आईपीसी और अदर एक्ट के अकॉर्डिंग कार्यवाही करवाएगा। फिर उसके बाद लैंगिक उत्पीड़न सेवा नियमों के दिन कदाचार मानेगा और कदाचार के लिए कार्यवाही शुरू करेगा। और आंतरिक समिति द्वारा जारी रिपोर्ट होगी उनको मॉनिटरिंग करेगा।
अब बात करते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 सेक्शन 20 के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 20 क्या बोलता है? जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां। सेक्शन 20 बोलता है भाई जिला अधिकारी क्या करेगा। जिला अधिकारी क्या करेगा? स्थानीय समिति जो द्वारा रिपोर्ट होगी उनको समय समय पर मॉनिटर करेगा और जागरूकता के लिए गैर सरकारी संगठनों को लगाने का प्रयास करेगा। ठीक है, बेसिकली मेन पॉइंट हमने यहाँ पे बात कर ली है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 8 की, जो हमारे इस एक्ट का यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट का लास्ट सेक्शन है। ठीक है, कौन कितने नंबर का एक्ट है ये है 2013 का एक्ट, और इसका हम करने वाले हैं लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर कौन सा है? प्रक्रियण। प्रक्रियण किस बारे में बात कर रहा है? मिसक्लिनियस प्रोविजंस के बारे में। कहां से कहां तक है? सेक्शन 21 से लेके 30 तक सेक्शन है, यानी कि अब हो गया हमारा काउंटडाउन शुरू इस एक्ट के खत्म करने के संबंध में। तो क्या बोल रहा है सेक्शन 21? सेक्शन 21 बोल रहा है समिति द्वारा जो वार्षिक रिपोर्ट होगी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में नियोजक और जिला अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। किस किस को? नियोजक और जिला अधिकारी को। और जिला अधिकारी क्या करेगा? रिपोर्टों के संबंध में एक संक्षिप्त रिपोर्ट किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा। फिर क्या आता है सेक्शन 22? सेक्शन 22 कहता है वार्षिक रिपोर्ट के नियोजक द्वारा जानकारी का सम्मिलित किया जाना। फिर सेक्शन 23 बात करता है समुचित सरकार, यानी कि जो समुचित सरकार हमने देखी थी 2B में देख के आए थे ना हम, क्या बता रही थी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करा है। क्या करेगा? कार्यस्थल की मॉनिटरिंग करेगा, उसका डेटा रखेगा। फिर उसके बाद सेक्शन 24 क्या बोल रहा है? समुचित सरकार क्या करेगी? अधिनियम के प्रचार के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम करेगी। फिर बात करता है सेक्शन 25, ये भी बात कर रहा है किसके बारे में? समुचित सरकार के बारे में। क्या बोल रहा है? सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति। क्या होगा कि जो समुचित सरकार होगी वो लोक हित में क्या करेगी? कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में जो आवश्यक है उसके संबंध में जो लिखित आदेश है उसके द्वारा क्या करेगी? किसी नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में लिखित सूचना मांग सकेगी। और क्या कर सकेगी? लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कौन करेगा? जो अधिकारी होगा वो करेगा। फिर क्या होगा? प्रत्येक नियोजक और जो जिला अधिकारी होगा वो निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष सूचना, अभिलेख और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा। किस किस चीज को प्रस्तुत करेगा? अभिलेखों को, दस्तावेजों को और किसी तरीके की सूचना को। ठीक है, किसके समक्ष? नियोजक और जिला अधिकारी को निरीक्षण, ये दोनों प्रस्तुत करेंगे, जिला और नियोजक और जिला अधिकारी के समक्ष, जो निरीक्षण वगैरह कर रहा होगा ना उसके समक्ष। फिर बात करता है सेक्शन 26। सेक्शन 26 हमको बोल रहा है अधिनियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए शक्ति। शक्ति नहीं है, यह है शास्ति। शास्ति का मतलब आप जानते ही हैं, दंड होता है, पेनल्टी। तो क्या होगा? जहां कोई नियोजक, नियोजक हम कहाँ पे पढ़ के आए थे? जी में। आंतरिक समिति का गठन जो कि हमने 4(1) के अंतर्गत करा था, अगर वो ऐसा करने में अगर असफल रहता है तो इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन बनाए गए अगर नियमों का उल्लंघन करता है या फिर क्या करता है सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग जांच रिपोर्ट देने में, सेक्शन 14 के अंतर्गत मिथ्या दोषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य दंड देने के लिए और अन्य नियमों का उल्लंघन करने के लिए, इसका प्रयास करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो 50,000 रुपए जुर्माने से दंडनीय होगा। और अगर इस अपराध को पुनः कारित करता है तो 2 गुने दंड से दंडित किया जाएगा। और जो कोई भी उच्चतर दंड होगा यानी सबसे ज्यादा दंड होगा वो उसको दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है? सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी जो होगा आरोपी के कारोबार या क्रियाकलाप को चलाने के लिए जो अनुज्ञप्ति होती है, मतलब लाइसेंस होता है, उसको रद्द करने के बारे में बात करता है, या उसको जो रिन्यूअल वगैरह होता है, नवीकरण वगैरह होता है, वो नहीं करने दिया जाएगा और उसका अनुमोदन या रद्दकरण करने के लिए दायी। अब ये जो 4 सेक्शन है इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 27 हमको क्या बोलता है? न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान, यानी कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट कौन करेगा? व्यथित व्यक्ति के अनुरोध पर किया जाएगा। या तो क्या होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसका संज्ञान व्यथित महिला या आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के द्वारा नियमित प्राधिकृत व्यक्ति क्या करेगा? शिकायत करने के सिवाय नहीं लेगा। कौन नहीं लेगा? मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा? न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया फर्स्ट क्लास की बात कर रहा है कि दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा और अपराध जो होगा वो असंज्ञ होगा।
यहाँ पे जो अपराध होगा वो कैसा होगा, असंज्ञेय अपराध होगा, असंज्ञेय अपराध की बात कर रहा है। फिर आता है सेक्शन 28 कहता है अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना, यानी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त ये होगा, ठीक है। फिर सेक्शन 29 कहता है समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति। समुचित सरकार की जो होती है, समुचित सरकार होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल मेकिंग पावर की बात कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो नियम बना सकेगी, ठीक है। फिर बात करता है जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो होता है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। किसके पास होगी कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कठिनाइयों को दूर कर सकेगी, ठीक है। जितनी बात हमको इम्पोर्टेंट है हम वहाँ पे वही बात कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई हमारे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 की, जिसको हमने 2 पार्ट में कवर किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने कमेंट भी हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। और क्या होगा, आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं जो कि है हमारा डी लॉ इंस्टीट्यूट करके है। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल है डी लॉ करके, उस पर आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे हमको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए उपयोगी होगी हम वहाँ पे शेयर करेंगे और आप उस इंफॉर्मेशन को आप ले सकते हैं। समय बहुत कम है, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, आप मोटिवेट होते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।